नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। घूमने फिरने की शौकीन आजाद ख्याल वाली कृपाली के विवाह को अभी 6 महीने ही हुए थे कि एक दिन उसने अपने पति से कहा, धीरज, मैं सोच रही हूँ कि नौकरी कर लूँ, समय भी कट जाएगा और पैसे भी मिलेंगे, मतलब डबल फायदा। नवविवाहिता पत्नी की बात सुनकर धीरज ने बोला, लेकिन कृपाली, माँ का क्या होगा? तुम तो जानती हो ना कि माँ लकवाग्रस्त है। कृपाली चिढ़ते हुए बोली, परंतु शादी से पहले भी तो माँ रहती थी ना, अब मेरे आने से ऐसा क्या हो गया? कृपाली ने विरोध जताया तो धीरज उसे समझाने लगा, देखो कृपाली, तब की बात और थी। वह तो मेरी मजबूरी थी कि दिन भर आया के भरोसे माँ को छोड़ना ही पड़ता था, वरना मैं नौकरी कैसे कर पाता। पर अब तो तुम आ गई हो तो परायों का सहारा क्यों लिया जाए? तुम माँ के साथ रहती हो तो मैं निश्चिंत होकर काम पर जाता हूँ। धीरज एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, बड़े पद पर कार्यरत है। आए दिन उसे दूसरे शहर का दौरा करना पड़ता है। वह घर से बाहर लंबे टूर पर अक्सर जाता रहता है। ऐसे में अपनी बुजुर्ग माँ को पत्नी के सहारे छोड़कर वह निश्चिंत होकर अपना काम कर पाता है। परंतु यह बात कृपाली समझने को तैयार नहीं थी। वह तमतमा उठी, अच्छा तो अब समझ में आया कि तुमने मुझसे शादी क्यों की और हमारी शादी होते ही निर्मला बाई को क्यों हटा दिया। मेरी हैसियत इस घर में सिर्फ नौकरानी की है। तुमने शादी इसीलिए की थी ना कि तुम्हें मुफ्त की नौकरानी मिल जाए। धीरज कृपाली की नासमझी के आगे नतमस्तक था। वह बोला, तुम भी हद करती हो कृपाली, घर के लोगों की देखभाल करने से कोई आया बन जाता है क्या? और रहा तुम्हारा समय काटने का प्रश्न, तो घर में रहकर भी अनेक काम किए जा सकते हैं। आवश्यकता सिर्फ सोचने और समझने की। तुम घर रहकर भी अच्छी इनकम कर सकती हो। बात पैसे की भी नहीं, मैं अच्छा कमाता हूँ, तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी आत्म संतुष्टि की खातिर तुम घर रहकर ऑनलाइन बिजनेस कर सकती हो। तुम समझा करो कृपाली, मुझे अपनी माँ की खातिर तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। यह सुनकर कृपाली और अधिक गुस्से से भर गई। बैग में 4 कपड़े ठूस कर मायके चली आई। सास हाथ पैर जोड़ती रह गई। बहू इस तरह ससुराल छोड़कर भागने से गृहस्थी नहीं बसती। बेटी को अचानक आया देख कृपाली की माँ कविता देवी ने कहा, क्या बात है बेटी, लड़कर आई हो क्या? बेटी के तेवर देखकर उन्होंने पूछा तो जवाब में रोते हुए कृपाली ने पूरी बात माँ को बताई। नारी मुक्ति मोर्चा की अध्यक्षा कविता देवी को यह बात कैसे हजम होती कि उनकी बेटी प्रताड़ित हो रही। उन्होंने बेटी के इस कृत्य के लिए खुले शब्दों में प्रशंसा की। तुमने अच्छा किया, हमने बेटी ब्याही है, बेची नहीं। धीरज तुम्हें नौकरानी का दर्जा दे रहा है, तुमने घर छोड़कर उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। तुम मेरी बहादुर बेटी हो, अत्याचार के सामने कभी नहीं झुकना। कविता देवी बेटी की बहादुरी का पाठ पढ़ा रही थी कि देवेंद्र जी बाजार से लौट आए। पूरी कहानी सुनकर कुछ देर शांत रहे। उन्हें बेटी का बचपना अखर रहा था। इसके बावजूद वह चुप्पी साधे बैठे रहे। जानते थे पत्नी के सामने उनकी एक बात भी नहीं सुनी जाएगी। अतः अगले दिन शाम को उन्होंने कृपाली को अपने कमरे में बुलाया और कहा, बेटी, पता नहीं मैं तुम्हें समझा पाऊंगा या नहीं, लेकिन पहले एक वादा करो कि तुम अपनी माँ की बातों को दरकिनार करके मुझे बहुत ध्यान से सुनोगी। उसके बाद ही कोई फैसला करना। कृपाली बोली, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबूजी? कुछ कहिए तो सही, मैंने माँ की बातें भी सुनी और आपको भी सुनूंगी। देवेंद्र जी बोले, कृपाली बेटा, एक बेटी को शादी के बाद ससुराल में सामंजस्य कैसे बिठाना है, यह शिक्षा हमेशा माँ द्वारा दी जाती है, लेकिन आज मैं तुम्हारी माँ द्वारा दी गई शिक्षा में हस्तक्षेप कर रहा हूँ। विवश हो गया हूँ बेटी, परंतु अब चुप नहीं रह सकता। तुम्हारे जीवन का सवाल है। तुम अपनी बड़ी बहन दीपाली को देख रही हो ना, उसका जीवन कैसे बर्बाद हुआ क्योंकि मैं उस समय चुप रहा। आज तक स्वयं को माफ़ नहीं कर सका। बेटी, मैं यह नहीं कहता तुम्हारी माँ ने तुम्हें सही शिक्षा नहीं दी या वह अच्छी शिक्षा नहीं दे सकती, बल्कि मैं यह कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ ने दुनिया में जो देखा वही अपने जीवन में अपनाया। वास्तव में तुम्हारे नाना जी बहुत ही गुस्सेल शराबी किस्म के इंसान थे। वह हमेशा तुम्हारी नानी को डांटते पीटते रहते थे और तुम्हारी नानी चुपचाप सब सहन करती थी। तुम्हारी माँ ने बचपन से अपने पिता के आक्रोशित व्यवहार को झेला है, इसीलिए उसके मन में पुरुषों के प्रति एक अजीब सा विरोधी स्वभाव जन्म ले चुका है। उसे पुरुष हमेशा गलत नजर आते हैं। हर छोटी से छोटी बात पर वह बिफर जाती है।
शादी के बाद मुझे तुम्हारी माँ का इस तरह से गुस्सा करना, मेरी माँ भाभीयों ने से झगड़ना, मेरे पिताजी का डट कर सामना करना, यहाँ तक कि मेरी कोई बात ना सुनना बहुत अखरता था। फिर भी मैंने उसके जीवन में झांक कर देखा तो मुझे समझ आया कि उसके इस आक्रोशित व्यवहार का वास्तविक कारण क्या है। मैंने सोचा कि मेरे द्वारा दिए गए स्नेह और प्यार से वह बदल जाएगी। मैंने उसे समाज सेवा के लिए प्रोत्साहित किया। सोचा था बेसहारा पीड़ित महिलाओं की दुर्दशा से परिचित होकर तुम्हारी माँ के मन का आक्रोश धुल जाएगा, लेकिन मेरा अनुभव गलत साबित हुआ। तुम्हारी माँ ने समाज सेवा में बहुत नाम कमाया। धीरे धीरे वह इसी में बहुत अधिक व्यस्त हो गई और परिवार को भूल गई। तुमने देखा होगा बचपन में जब तुम्हारी माँ घर पर नहीं होती थी, वह नारी मुक्ति का मोर्चा संभाल रही होती थी। उस समय मैं तुम दोनों बहनों के लिए टिफ़िन बनाता था, तुम छोटी सी स्कूल तैयार करके भेजता था। इसके बावजूद भी मेरी छोटी सी गलती पर तुम्हारी माँ क्रोधित हो जाती थी। इसमें गलती मेरी भी रही। मैंने तुम्हारी माँ को हद से ज़्यादा छूट दे रखी थी। उसका स्वभाव जिद्दी था और मैं नरम व्यक्तित्व का प्राणी, कभी सख्ती ना बरत सका। जब भी हम दोनों के बीच किसी बात को लेकर ठन जाती तो मुझे ही झुकना पड़ता था। दीपाली को देखकर तुम समझ सकती हो कि तुम्हारी बहन और जीजाजी के रिश्ते बहुत अच्छे थे। तुम्हारे जीजाजी क्या चाहते थे? बस इतना सा ही ना कि दीपाली उनके बुजुर्ग माँ बाप की खुशी के लिए घर में सूट सलवार और साड़ी पहने, बाहर से कोई मेहमान आए तो पर्दा करे। बस यहीं पर छोटी सी भूल हो गई। तुम्हारी माँ ने हस्तक्षेप किया तो तिल का पहाड़ बन गया। हाँ ठीक है, हमारी मान्यता अलग है, हम लोगों का रहन सहन अलग है, लेकिन पति की खुशी की खातिर अगर थोड़ा सा सम्मान बुजुर्गों का कर लिया जाए तो इसमें बुराई क्या है। व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि सब लोग हमारे जैसा सोचें। विशेषकर बुजुर्गों के दृष्टिकोण में परिवर्तन करना आसान नहीं होता। इसके लिए पर्याप्त धैर्य की आवश्यकता है। कुछ समस्याओं को सामंजस्य और वक्त के भरोसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन तुम्हारी माँ ने मेरी एक नहीं सुनी और दीपाली के हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। तुम देख रही हो ना, तुम्हारी दीपाली बहन आज स्वतंत्र जिंदगी जी रही। वह हमारे पास रहती, बोझ नहीं हमारे लिए, अच्छा कमाती, लेकिन उसकी शादीशुदा जिंदगी, पति की खुशियाँ सब मिट्टी में मिल गई। आज वह जी तो रही, लेकिन एक मशीन की तरह। तुम्हारे जीजाजी जैसे अच्छा और प्यार करने वाला इंसान फिर मिल सकता है क्या? क्या बार बार ऐसा होना संभव है? बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हारी बहन उनकी खुशी के लिए बात मान लेती तो आज जिंदगी कुछ और होती। उसका घर आंगन बच्चों की किलकारियों से गूंज रहा होता। तुम ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना बेटी। पता नहीं मैं तुम्हें समझा पाऊंगा या नहीं। मेरा भी यही मानना है कि स्त्री को सिर्फ घर की चाकरी ही नहीं करनी चाहिए। निजी स्वतंत्रता और भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन अपनी स्वतंत्रता के लिए खुशहाल जीवन को दांव पर लगा दे, यह तो ठीक नहीं है ना। मेरे विचार में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का जीवन ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। घर संभालना एक घरेलू स्त्री की जिम्मेदारी होती तो कामकाजी महिलाएं भी इससे बच नहीं सकती। पति गृह कार्य में कितना भी सहयोग करे, लेकिन प्राथमिक जिम्मेदारी हमेशा स्त्री की होती है। अपने आधारभूत कर्तव्यों को भुलाकर यदि तुम नौकरी करने निकलोगी तो पीछे कितने सुखों को तिलांजलि दोगी, क्या तुमने यह सोचा है? कभी मैं जीवन भर तुम्हारी माँ के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया। हमारे घर में कभी खुशियाँ प्रविष्ट नहीं कर पाई। मैंने प्रयत्न बहुत किया। मैं थका हारा ऑफिस से घर लौटता था तो तुम्हारी माँ नारी शक्ति आंदोलन में व्यस्त होती थी। कभी उसके साथ चाय की चुस्कियाँ लेने का मन करता था। भविष्य के सपने बुनना, बच्चों को गर्म दूध नाश्ता देना, पति व बच्चों की पसंद का खाना बनाना आदि कितनी छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं जिसे एक स्त्री अपने हाथों से पूरा करती है। पति जब सुबह कमाने निकले तो पत्नी मंद मुस्कान के साथ उसे दरवाजे तक छोड़ने आए। मैं हमेशा सोचा करता था कभी तो कविता मुझे दरवाजे पर खड़ी होकर मुस्कुराते हुए ऑफिस भेजेगी, लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। वह हमेशा व्यस्त रहती। मैंने अनगिनत सुख खो दिए। जीवन का लंबा अरसा गुजर गया। मैं ही नहीं, तुम्हारी माँ भी उन सुखों से वंचित ही रही। पत्नी के रूप लावण्य को देखने से मैं वंचित रहा तो पति की बाहों का आनंदमय स्पर्श तुम्हारी माँ भी कभी महसूस नहीं कर पाई। कृपाली बेटा, अपने परिवार की प्राथमिकताओं को जानकर व्यवहार करने में ही समझदारी है। यदि धीरज चाहता है कि तुम नौकरी ना करके घर परिवार संभालो तो तुम्हें भी ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। उम्मीद तो अपनों से ही की जाती है बेटी।
अपनों की सेवा करना, अपने बच्चों का ख्याल रखना, पति के कपड़े धोना, प्रेस करना, खाना बनाना, घर में झाड़ू पोछा लगाने से स्त्री नौकरानी नहीं बन जाती। तुम 4 पैसे कमाने की दौड़ में न जाने कितने सुकून से वंचित रह जाओगे। वैसे भी धीरज के पास पैसों की कमी तो है नहीं, वह अच्छा कमाता है, उसने तुम्हें रोका तो नहीं। तुम घर बैठे हुए बहुत कुछ कमा सकती हो। कृपाली की आंखें नम हो गई। देवेंद्र जी बोले, जाओ बेटा, हाथ मुंह धोकर सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें छोड़ने चलूँगा। उम्मीद है तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। छोटी सी जिद की खातिर धीरज जैसे इंसान को मत खो देना, वरना दुनिया में दुखी लाचार परित्यक्त औरतों की कमी नहीं। फिर लड़ती रहना नारी मोर्चे की लड़ाई। अकेले जीवन जीना आसान नहीं और दूसरा जीवन साथी अच्छा मिले इसकी गारंटी नहीं। कृपाली अटैची में अपना सामान जमाने लगी। कविता ने देखा तो तमाते हुए बोली, यह कहाँ जाने की तैयारी है कृपाली? कृपाली बोली, धीरज का फ़ोन आया था माँ, मैं अपने घर जा रही हूँ, पापा मुझे छोड़ कर आएंगे। कविता फिर गुस्से से भर गई और बुरी तरह से चिल्लाई, पिता की मीठी बातों का जादू चल गया तुम पर, बस एक फ़ोन आया और तुम पिघल गई। कृपाली बोली, धीरज मेरी जिद की खातिर मुझे नौकरी की इजाज़त देने को तैयार है, लेकिन क्या मैं अपने पति की खुशी की खातिर नौकरी की जिद नहीं छोड़ सकती? क्या हमेशा पति को ही झुकना होगा? पढ़ी लिखी पत्नी को भी कभी कभार परिस्थितियों से समझौता कर लेना चाहिए माँ। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट्स जरूर कीजिएगा। इस कहानी के किस पात्र की भूमिका आपको सबसे अच्छी लगी यह भी कमेंट्स करके जरूर बताएगा। आशा करता हूँ कहानी भी आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।